चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश पुंज। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश का किरण पुंज क्या है। यानी कहने का मतलब इसको दो नाम से जानते हैं, प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका एक सवाल तो यह है कि प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज क्या है। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या फिर प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो उसका जवाब ये लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या कि प्रकाश पुंज या प्रकाश का किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। एक तो हो गया क्या आपका अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा हो गया समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर एक बिंदु से निकलकर जब किरणें फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर जब किरणें फैल जाती है तो उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, जैसे ये सब किरणें आकर के यहाँ पर एक बिंदु पर मिल जाती है, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अगर किरणें एक दूसरे के बराबर रहे, समांतर रहे, जैसा कि ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो इसको बोलेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। एक बार इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। क्या? ये VVI क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका VI क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि प्रकाश का किसी सतह से या प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी वस्तु से, या यहाँ पर वस्तु के जगह पर सतह भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और दो नियम निम्नलिखित हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्न हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण को हम लोग I से इंटीग्रेट करते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र में देख रहे हैं हम लोग, चित्र में क्या देख रहे हैं कि प्रकाश, जैसे ये प्रकाश की किरण किसी सतह में आके टकराया, यहाँ पर ऐसे आया, इस सतह में टकराया, और टकराने के बाद फिर वापस लौट गया। ठीक है, वापस लौट गया, तो इसी को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर ये आके टकराने वाला किरण को बोलेंगे आपतित किरण, और यहाँ टकरा करके वापस जो लौटा इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये है समतल दर्पण। क्या है? ये समतल दर्पण है। ठीक है, और ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, यानी I से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर अभिलंब और परावर्तन के बीच जो कोण यहाँ पर बन रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको R से इंडिकेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है।
चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका लीजिए एक बार एक स्क्रीनशॉट। फिर बिल्कुल आप बने रहिए, सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट जितने हैं इससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इसी से रहेंगे। ये इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं बनेंगे। पूरा देखिएगा एक बार, तब उसके बाद कहिएगा। तो देखते हैं हम लोग ये क्या कहता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए इसका क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका जवाब होगा किसी बिंदु वस्तु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा का नाम है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो इसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ चुका है आपके सामने। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। अगर अंतर पढ़ लीजिएगा तो इससे वास्तविक प्रतिबिंब का अलग से भी जवाब दे सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब का अलग से भी जवाब दे सकते हैं। फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर हो गया क्या, इधर हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और इधर हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो इधर जो भी होगा तो ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात होगा, इधर जो भी होगा तो आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात होगा। आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, यह का मतलब वास्तविक, यह वास्तविक किरणों के मिलने से बनता है और यह काल्पनिक किरणों के मिलने से बनता है। एक एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। लेकिन इधर वाला जो होगा ना, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सवाल पूछा जाएगा, इससे एक नंबर या क्वेश्चन बन सकता है अलग से कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चलिए यहां पर इसका कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। यहां पर क्या है, ये टॉपिक यहां पर दर्पण के बारे में है। ठीक है, यानी कि दर्पण, मिरर। ठीक है, मिरर जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं ना, उसी को दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में मिरर कहते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, गोलीय दर्पण। पहला क्या, समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहेंगे, और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, फिर गोलीय दर्पण जो है ना, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। ये गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात लिखा है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, और ये जो है ना, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। क्लियर है। चलिए इसका एक बार लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब जैसा कि ये जो है ना, ये समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण। ये सीधा जो है ना, सीधा ये समतल दर्पण है। तो इसका आप, तो बच्चों देखिए यहां पर आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है, अंतर पढ़ लेने से क्या होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को अच्छा से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। तो चलिए यहाँ पर इधर अवतल दर्पण है और इधर उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। जैसा कि यहाँ पर ये ऐसे हुआ तो अंदर की ओर धंसा होगा। ठीक है, अंदर की ओर परावर्तक सतह तो इधर हुआ ना, इधर वाला परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है, और उत्तल ऐसे होता है तो ये परावर्तक सतह इधर हुआ इसका तो उभरा हुआ है। कोई भी सामान ऐसे रहेगा तो ये उभरा हुआ हुआ ना, उभरा हुआ होता है। ठीक, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस आभासी होता है, यानी काल्पनिक होता है। ठीक है, इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बराबर या बड़ा हो सकता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो वो छोटा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वस्तु के बराबर भी बन सकता है, या वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। तीनों टाइप का बनेगा अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और जबकि यहाँ पर उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी बोला जाता है एक नंबरिया में, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को बोलेगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। तो ये सब भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक मिनट, यहां पर हम लोग देखेंगे अगला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कि अवतल दर्पण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 अंक वाला क्वेश्चन। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, बोल देगा अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला उपयोग क्या है कि हजामती के रूप में, मतलब जिसको बोलते हैं हजामती का मतलब सेविंग के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने में। ठीक है, हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का। या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। नाई के दुकान में जो शेविंग करता है ना, तो वहां पर दर्पण लगा रहता है, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों, बड़ा देखने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि वाहनों के हेडलाइट, कोई भी गाड़ी है, वाहन का मतलब गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, उसमें हेडलाइट तथा सर्च लाइट, यानी डॉक्टर जो एक लाइट होता है देखता है कानून वगैरह में, तो सर्च लाइट उसको बोला जाता है, में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि डॉक्टर द्वारा, ठीक है, यहां पर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि के जांच में किस दर्पण का उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। ठीक है, कनकेव मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग देखेंगे। ये तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, देखिए यहां पर दर्पण भी दिखा दिए हैं, तो उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं, यानी वाहन का मतलब गाड़ी, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। जब कोई भी गाड़ी होता है ना, तो ड्राइवर के बगल में साइड में एक मिरर लगा हुआ रहता है, दर्पण लगा हुआ रहता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए और वो सुरक्षित चलाने के लिए। तो जब भी बोलेगा कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है,
तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। यानी सड़क बत्ती के परावर्तक सतह के रूप में, यानी कोई सड़क है, ठीक है, चौराहे है, वहां पर कोई भी बल्ब लगाता है तो परावर्तक बल्ब के परावर्तक सतह जो है ना वो उत्तल दर्पण का लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वाहनों के पक्ष दृश्य के रूप में, यानी वाहन को पीछे देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, वाहन में जो पीछे वाहन में लगा रहता है पीछे देखने के लिए, तो वो दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए इसका भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लीजिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं इस भी क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब ज्यादा वरीयता क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि, क्यों देते हैं, अब जवाब सुनिए, क्योंकि यह हमेशा, यह मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, यह हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और साथ में इसका दृष्टि क्षेत्र जो है ना, देखने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को आसानी से देख लेते हैं और गाड़ी जो ड्राइव करते हैं सुरक्षित ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चित्र में, देखिए ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी में लगा हुआ है ये क्या, दर्पण, और ये दर्पण कौन सा दर्पण है, ये है आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है, तो पीछे से जो ये देख रहे हैं ना, ये गाड़ी जो आ रहे हैं, ये गाड़ी आ रहे हैं, तो वो आसानी से देख लेते हैं, जिससे उसको क्या होता है, सुविधा होता है, और वो अपने आप को क्या करता है, साइड दे देता है। बड़ा गाड़ी है, छोटा गाड़ी, सब कुछ देख करके साइड दे देते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका।